हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 जो है हमारा पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं BSOC 104 जो है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पार्ट 2। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, तो पीजेंट्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या है, जो मार्जिनलाइज है। ठीक है, या फिर एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ, फार्मर्स का कैटेगराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट हो जाते हैं हमारे रिच फार्मर्स, दूसरे हो जाते हैं हमारे मार्जिनल फार्मर्स, और तीसरे हमारे हो जाते हैं लो फार्मर्स। ठीक है, जैसे कैसे रिच, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, वैसे ही समझो। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है ना, ये रिच फार्मर्स वो हैं जिनके पास लैंड ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, लैंड बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज, इंडिया में जो संख्या है, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन है वो इनकी ज़्यादा है, और इनके पास क्या है, लैंड कम है। रिच फार्मर्स कम है जिनके पास बहुत लैंड है, और ऐसे इंसान या ऐसे फार्मर्स क्या है हमारे देश में कम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इनकी। ठीक है, चलो, ऐसे ही बीच बीच में एक दो कहानियां सुनाऊंगा जो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, तो ये क्या है, स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हो सकते हैं, टीनेंट्स हो सकते हैं यानी दूसरों के खेत में जाके काम करना, एग्रीकल्चर के लेबरर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस फार्म है यानी उनके पास इतना ही खेत है ना, उसमें जो भी उगा रहे हैं वो उनके घर में ही यूज हो जा रहा है, बेचने लायक यानी इतना प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ बेच सके। ठीक है, अब स्कॉलर्स के डेफिनेशन, पीजेंट्स बिलोंग टू लिटिल ट्रेडिशन, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया है, एंड प्रोड्यूस मेनली फॉर द फैमिली कंजप्शन, यानी घर वाले यूज कर सके इतना ही वो उगा पाते हैं या प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब ये क्या है ना, ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, तो अलग अलग स्कॉलर हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है पीजेंट्स का। क्रोइबर जो है वो क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट सोसाइटी विथ पार्ट कल्चर्स। ठीक है, तो पीजेंट्स वो हैं इनके सोसाइटी, इनके बिना मतलब सोसाइटी कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, और ये उसका पार्ट भी है। सबसिस्टेंस यानी सिर्फ खुद के प्रोडक्शन इतना करते हैं कि खुद के लिए खा लें, घर के लिए खा लें, बस बेच नहीं पाएंगे, ऐसे फार्मर्स, ऐसे को हम पीजेंट्स कह रहे हैं। प्रोड्यूस मेनली फॉर फैमिली नीड्स, वही वाली बात, पॉलिटिकली डोमिनेटेड एंड सबऑर्डिनेटेड बाय आउटसाइडर। ठीक है, तो पॉलिटिकली डोमिनेटेड का मतलब क्या है ना, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पॉपुलेशन है तो सरकार से अपनी बात मनवाना, या जैसे सुनते होंगे लोन माफ करवाना, ये सब चीजें हैं। वुल्फ क्या कह रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एंड लैकिंग रिसोर्सेज फॉर कलेक्टिव एक्शन, यानी इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग किसान हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में देखा जाए, और सबके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है कि ये कुछ कलेक्टिव एक्शन मतलब मिलजुल के क्या कर सकें, एक्शन ले सकें। ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं पीजेंट्स के, तो इनका डिपेंडेंस मेनली कहाँ है, एग्रीकल्चर पे है, लैंड क्या है, कम है, इनकम क्या है, कम है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब जब आप ओन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओन फैमिली के लिए आप इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि आप और आपकी फैमिली उससे खा पी ले, बस। सोशली सोसाइटी के द्वारा क्या है, मार्जिनलाइज्ड है यानी कट ऑफ है, पॉलिटिकली वीक है, और हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है लैंडलॉर्ड से या मनी लेंडर से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, पीजेंट एंड कास्ट इंटरफेस इन इंडिया। ठीक है, तो पीजेंट में कौन कौन आ गए, स्मॉल और मार्जिनल वर्ड मैंने ऊपर बताया था, मिडिल से मार्जिनल याद रखोगे। ठीक है, लैंडलेस लेबरर, जिनके पास लैंड ही नहीं है तो वो एग्रीकल्चर वाला ही काम करेंगे लेबर बन के, दूसरों के खेत में काम करना टीनेंट्स भी बोलते हैं, शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं, पुअर आर्टिसंस, क्योंकि आर्टिजन्स का जो काम था ना, वो अब क्या होता है, सारी चीज़ें फैक्ट्री से बन रही है, तो फैक्ट्री से बन रही है तो उनका आर्ट खत्म होते जा रहा है, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोल सकते हो, वो खत्म होते जा रहा है, तो ये भी वापस कहाँ आ गए थे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद कास्ट, प्रेजेंटली लार्जली ओवरलैप्स विद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन। अब एक बात ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर बहुत सारे रिच फार्मर्स हैं, तो रिच फार्मर्स भी शेड्यूल कास्ट हैं? नहीं, फार्मर कौन है या पीजेंट कौन है, जो खेतों में काम कर रहा है ना। रिच फार्मर कौन है पता है, रिच फार्मर वो है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से इस चीज को समझना, आगे काम देगा। रिच फार्मर वो है जिसके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है। ठीक है, क्या है, लैंड होल्डिंग ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात,
तो ये खेत में लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बस लैंड इनका है, खेत में यही कोई एग्रीकल्चरल लेबरर होंगे, ठीक है, या जिनके पास लैंड नहीं होगा वो इनके खेतों में आके, क्योंकि जमीनें काफी ज्यादा है, खुद अकेले तो खेती कर नहीं पाएंगे, तो दूसरे आके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जनरली ये कौन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी या वुमेन। तीसरी बात समझो, जैसे अगर एक एग्जांपल लूं, क्योंकि मैं बिहार से हूं, तो बिहार में एक कास्ट है भूमिहार, ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है 39%, और इनकी पॉपुलेशन है मात्र 2%। तो देख लो, तो ये खेती कर नहीं रहे, खेती कोई और कर रहा है, ठीक है, इसलिए अधिकतर इसमें तुम्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये क्या जो रिच फार्मर्स होते हैं वो खेती करवाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली उसमें जो जो रिच फार्मर्स का अगर तुम डोमिनेंसी देखोगे, तो अधिकतर जगह की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे साउथ में चल जाओ, नॉर्थ में चल जाओ, ईस्ट में चल जाओ, तो वो अधिकतर तुम्हें हायर कास्ट से मिलेंगे, या उनकी जो कैटेगरी होगी बोला जा सकता है कि वो जनरल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकल टर्म्स जो पीजेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, किसान, कृषक, रोहितू, चाषी, अधियार, बागचाशी, मजदूर, मजूर, कृषि श्रमिक, ठीक है, ये सब वर्ड्स लोकली यूज किए जाते हैं किसानों के लिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, तो हमें इतना लगभग पता चल गया, पीजेंट जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड है, सोशली इंफीरियर है, पॉलिटिकली इनके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है, और कल्चरली भी क्या है, सबऑर्डिनेटेड है। ये हमें लगभग मोटा मोटा पीजेंट्स के बारे में पता चल गया। अब पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, बहुत पहले से चला आ रहा है। कलेक्टिव स्ट्रगल, यानी सारे किसान एकजुट होते हैं और स्ट्रगल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किस लिए ये कर रहे हैं? पहला है ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड के राइट्स, एग्रीकल्चर के वेजेस बढ़ने के लिए, शेयर ऑफ जो प्रोड्यूस हो वो उनको ज़्यादा मिले, क्रेडिट फैसिलिटी मिले, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यानी बैंक का सपोर्ट, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मोदी जी ने भी बोला था कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, हो नहीं पाया, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। पीजेंट मूवमेंट्स आर कलेक्टिव एफर्ट्स, वही बात है, बाय पीजेंट्स टू ब्रिंग चेंजेस इन ऑनरशिप, कंट्रोल, यूज ऑफ लैंड और अदर एस्पेक्ट, ठीक है ना, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्या क्या कारण रहे पीजेंट मूवमेंट्स के? जो ब्रिटिश का टाइम पीरियड था, उस टाइम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुआ था। तो उस टाइम देखो, पहले के टाइम पे क्या था ना, ये भी कहानी सुन लो, छोटी सी कहानी है। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड में फेमस थी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है ना, बाहर से लोग खरीदते थे। और एक अगर आपने नाम सुना होगा, डक्काई मुस्लिम, जो मलमल जिसे तुम बोलते हो, उसके हम कपड़े, डिजाइन्स, ये सब बनाते थे जो वर्ल्ड के लोग खरीदते थे। अब इस बिजनेस को खराब किसने किया? ब्रिटिशर ने किया, ठीक है। कैसे किया, या तुम अपने भी कॉन्टेक्स्ट से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्रिटिशर ने क्या किया ना, एक स्ट्रैटेजी अपनाई, जो अभी चाइना भी अपना रहा है। उन्होंने क्या किया, अपने सस्ते कपड़े जो थे उसे लाके बस यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लाके बस रख दिया, ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी चीज़ मशीन से बनेगी वो सस्ती होगी। आज भी देखो, तुम टी शर्ट 100 रुपये का खरीद लोगे, लेकिन कपड़ा सिला खरीद के फिर सिलाने जाओगे, ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक है। और बर्बाद करने के लिए क्या दो तरीका अपनाया? पहला, ये क्या करते थे, अब ये अपनी कंट्री से जो सामान भेज रहे हैं, अगर आज देखो, आज हमारी गवर्नमेंट है, आज़ाद है हम लोग, तो बाहर से कोई चीज़ आएगी हम उस पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन वहाँ से जब चीज़ें आती थी तो क्या करते थे, ये टैक्स नहीं लगाते थे, तो यानी नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो बाहर से चीज़ें ऐसी आ गई, तो ऑलरेडी वो मशीन से बनी हुई है, सस्ती है, कोई टैक्स नहीं लगा, तो यहाँ पे सस्ती बिकेगी। तो इंडियंस की माइंडसेट को आप जान रहे हो, जो सस्ता है भाई खरीद लो, ठीक है, गरीबी भी थी। दूसरा क्या है, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो, आज हम अपनी चीज़ों को अगर सस्ता करना चाहते हैं, तो जब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से बाहर चीज़ों को भेजती है तो उस पर टैक्स नहीं लगाती है, बाहर वाली कंट्री लगाएगी। इसको ऐसे समझो, ये है इंडिया, अब यहाँ से कोई चीज़ जा रही है मान लो यूके में, तो यूके गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लेकिन उस टाइम तो ब्रिटिशर्स थे यहीं पे, तो वो क्या करते थे, मान लो 50 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये टैक्स यहीं पे लगा दिया, ये हो गया 60,
अब ये 60 वाली चीज यहाँ पहुंची, यहाँ के गवर्नमेंट ने 10 रुपया टैक्स लगा दिया, ये हो गया 70। तो जो चीज 50 की मिलनी थी अब 70 की मिल रही है, तो यहाँ के लोगों के लिए वो महंगा हो जाएगा, तो नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इंडिया से ज्यादातर चीजें यूके ही पहले भेजी जाती थी, ठीक है। तो मान लो हैंडीक्राफ्ट की चीजें यहाँ भेजी गई 70 रुपये में, अब यहाँ जिसने खरीदा है वो अगर 70 में खरीद रहा है तो बेचेगा भाई 80-90 में, ठीक है। फिर वो इस चीज को मान लो रशिया भेज रहे हैं, तो वहां पे ये 100 रुपये पे भेज रहे हैं। तो रशिया वाले सोच रहे हैं भाई पहले तो ये चीज 50-60 की मिलती थी, अब इतना महंगा 100 रुपया नहीं लेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को महंगा किया गया, महंगा किया, इसकी वजह से वर्ल्ड वाले लोग जो थे वो खरीदना बंद कर दिए। और बाहर से यहाँ से जो मशीन वाली चीज बन के आ रही है, अगर आज देखा जाए तो यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन वहां से वही सेम 50 रुपये की चीज आ रही है, मशीन से बन रहा है तो वो 50 में नहीं 40 में ही बन गया होगा, 40 वाली चीज भी आ गई। तो अब भारत में क्या सिचुएशन है, जो हैंडीक्राफ्ट में बना वो 50 रुपये है, और जो ब्रिटिशर भेज रहे हैं जो मशीन का है 40 रुपया। तुम तो 50 वाला खरीदोगे नहीं, 40 वाला खरीदोगे। उस टाइम गरीबी भी बहुत थी तो 40 वाला खरीदने लग गए। अभी चाइना भी वही कर रहा है, सस्ता प्रोडक्ट ला के रख दे रहा है। तुम खरीदो नहीं खरीदो मैटर ही नहीं करता उनके लिए बस ला के डंप करते जाओ। अब देख लो मोबाइल, कम से कम 5 ब्रांड ऐसे हैं, रियलमी है, रेडमी है, वन प्लस है, ओप्पो है, वीवो है, सब तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसका ओरिजिन चाइना में मिलेगा। समझ आया? चलो, तो इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बर्बाद किया गया। और उस टाइम पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही चलता था। उस टाइम 90% लोग एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। तो जो बचे आर्टिजन्स थे उनका बिजनेस ठप हुआ, वापस किसी में चल गए, एग्रीकल्चर में चल गए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, इसके वजह से परेशान हुए। वो भी मैं आगे समझाऊंगा क्योंकि ज़रूरी है। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जुडिशरी थी, उसके वजह से टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ता था। ज़मींदारी जो सिस्टम था वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था, किसान परेशान हो रहे थे। मनी लैंडर का एक्सप्लॉयटेशन था, आर्बिट्ररी तरीके से इन्विक्शन होते थे, फोर्स लेबर कराया जाता था, फेमाइंस आते थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता था, उससे किसान की हालत और ख़राब होती थी, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस, उनके पास लैंड नहीं बचा, कर्ज के जाल में वो फंस गए। टीनेंसी, अब लैंड बची नहीं तो भाई दूसरे के खेत में जाके काम करो, एग्रीकल्चरल लेबरर बन जाओ। पॉवर्टी आ गई और धीरे धीरे वो इतने परेशान हो गए कि अब वो मूवमेंट करेंगे। अब देखो, जनरली मूवमेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है रिफॉर्मेटिव। रेडिकल में क्या होगा, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, होता है ना जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को करना। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक भीड़ है, तैयार हुई है, अपनी बात मनवाएगी, बात खत्म। तो इसीलिए यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से मेथड्स को यूज नहीं किया जाता है। रैपिड यानी तुरंत चेंज आएगा, ठीक है। वो भीड़ का कोई लीडर नहीं है, या लीडर है पता नहीं है क्या चाहिए हमें, बस गुस्से में है क्योंकि भाई मान लो टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है, हम गुस्से में हैं। तो ज्यादातर ये क्या होता है, रिफॉर्मेटिव होता है, ठीक है, मतलब वायलेंट होता है। और टाइम पीरियड क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। जैसे तेलंगाना मूवमेंट हो गया, नेक्सलाइट मूवमेंट हो गया, तेभागा मूवमेंट हो गया। इसके बारे में हमें पढ़ना, इसलिए मैं यहाँ भी इस मूवमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हो जाता है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव यानी सही तरीका, ऑर्गेनाइज तरीके से हम काम करेंगे, जिससे क्या हो, हम रिफॉर्म ला सके, हम चेंजेस ला सके। हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें जैसे मान लो टैक्स ज्यादा लग रहा है, हमें इतना टैक्स नहीं देना है, हमें कम टैक्स लेना है। उसके ये रीजंस हैं, और हम सारे किसान आए हैं आपके पास कि आप टैक्स को कम कीजिए, हमको खाने तक को नहीं बच रहा है। तो ये तरीका हुआ, मेथड में काम हुआ, रीजन समझाया गया, कोई वायलेंट तरीका यूज नहीं किया गया। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम किया जाता है। ग्रेजुअल चेंज धीरे धीरे आता है, रोज किसान जाएंगे, अपनी बात को समझाएंगे। लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे BKU, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फेजेस ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट। तो पहला है इनिशियल फेज, यानी अचानक से कुछ टैक्स बढ़ गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से लोग इकट्ठा हुए और मूवमेंट चला दिए, कोई लीडरशिप नहीं। और ज़्यादातर इन्हें प्रॉब्लम किससे है, लैंडलॉर्ड से या ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले हमें, ये सब के बारे में क्योंकि आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। बस अभी नाम मैं रीड कर रहा हूँ। संथाल, मराठा प्राइजिंग, बंगाल टीनेंट स्ट्रगल, ओध इंसर्कशन, पंजाब किसान स्ट्रगल, चंपारण, खेड़ा, मोपला, ठीक है। सेकेंड फेज आया, अब इसमें क्लास कॉन्शियसनेस की बात हुई, पीजेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है ना, किसान सभा वगैरह बनेगा, आगे देखेंगे। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी बनेंगी, वो किसानों का साथ देंगी। तो देखो यहाँ देखने को भी मिल रहा है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929,
ऑल इंडिया किसान महासभा 1936, कम्युनिस्ट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट। ठीक है, चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या देखने को मिला, अभी भी अगर जो किसान है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म का फेलियर होना, और राइज ऑफ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लेफ्ट वही कम्युनिस्ट पार्टीज। ठीक है, डिमांड क्या है भाई, लैंड टीलर को दो, अच्छे वेजेस दो, सब्सिडीज दो, और फेयर प्राइसेस, उनके जो भी प्रोडक्शन होता है राइस वीट उसका सही दाम मिलना चाहिए। चलो अब कहानी हम सुनना शुरू करेंगे। किसान सभा मूवमेंट, बिहार से ये मूवमेंट शुरू हुआ। फाउंडर कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑक्यूपेंसी राइट्स, जो लैंड है उसके राइट्स चाहिए, जमींदारी का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे लड़ना है, और किसान को मोबिलाइज करना है, एक करना है। ठीक है, यही फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के बन गई ऑल इंडिया किसान सभा। कौन है, लखनऊ सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ लखनऊ में। प्रेसिडेंट कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब बात ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं ज्यादा ये जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के डीप में नहीं जाऊंगा, बस ऐसा समझो कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, इसको कांग्रेस, उस टाइम के कांग्रेस का सपोर्ट है। ठीक है, फिर कुछ सोशलिस्ट पार्टी थी उनका सपोर्ट मिला, ये भी अच्छी बात हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी और इसका साथ देना शुरू की। ठीक है, ये बात यहां तक समझ आई। देख लो, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, सपोर्टेड बाय, लिखा है ना। डिमांड क्या है इनका, लैंड रिफॉर्म, बेटर वेजेस, टेनेंट राइट्स, एंड ऑफ लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन। अभी आजादी नहीं मिली है, 1936 चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, और अधिकतर ये जो मूवमेंट है वो क्या, कैसे मूवमेंट है, दो मूवमेंट पढ़ाया था ना ऊपर, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रेडिकल मूवमेंट याद है ना, तो अधिकतर क्या है, रेडिकल है अधिकतर। चलो कौन रेडिकल है नहीं है इसमें इतना तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि मूवमेंट्स अगर पूछा जाएगा ये सब लिख सकते हो तुम। ठीक है, अब मूवमेंट बताने से पहले कुछ कहानियां सुननी और समझनी जरूरी है, जो आप इन सभी जगह यूज कर पाओगे। कहानी नहीं पता रहेगी तो लिख दोगे या छोटे छोटे डाटास को आप डाल दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कहानी बैठ के पहले सुनो। ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो मान लो उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया, इंडिया के एरियाज को कब्जा किया। ठीक है, इंडियाज के जब एरियाज को कब्जा किया तो भाई कब्जा करने का कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, तो उनको चाहिए रेवेन्यू। तो जैसे ही उनका कब्जा हुआ तो वो जमीन किसकी हो गई, ब्रिटिशर की। तो उसमें जो भी उगेगा तो वो हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ब्रिटिशर को। ये कहानी समझ आ रही है, एकदम स्लोली स्लोली बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का जहां जहां कब्जा, वहां वहां से उनको टैक्स चाहिए। टैक्स मिलेगा किससे, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से टैक्स उन्हें क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो जमीन उनकी है, क्योंकि उन्होंने उस एरिया को जीत लिया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स तो मुट्ठी भर थे, तो उन्होंने अपॉइंट किए जमींदार। ठीक है, अब तीन तरीके का सिस्टम चला। इधर जो चलता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा इस सबको। यहां चलता है महलवारी सिस्टम, और यहां चलता है रोतवारी सिस्टम। चलो एक एक करके पहले समझते हैं। तो पहला है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना। ये है जमींदार, ये है पीजेंट, और ये है ब्रिटिशर। ब्रिटिशर अपना फिक्स कर दिया है कि 91% तो वो लेगा। ठीक है, 9% किसान रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, 91% उसको चाहिए। अगर जमींदार ये नहीं दिला पाया तो उससे जमींदारी राइट्स छीन लिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये तुम टैक्स नहीं दे पाए तो जो जमीनें मैंने तुम्हें दी हैं, पहले तो मैं तुम्हें उस पोजीशन से हटा दूंगा, दूसरे को रख दूंगा। ठीक है, अब कहानी, अब दुविधा समझो। एक साथ बहुत सारी तुम्हें कहानी, धीरे धीरे फेज मैनर में बढ़ोगे ना, पूरा जो है ना बस आंदोलन का नाम बदलते जाएगा, लगभग सारी प्रॉब्लम तुम्हें एक ही दिखेगी। ठीक है, अब पीजेंट है। पीजेंट क्या कर रहा है, अपना 100% जो भी किया उसमें 91% तो सीधा ब्रिटिशर ले जाएगा, अब 9% बच रहा है। जमींदार बोल रहा है 2% मैं लूंगा, या 3% मान लो मैं लूंगा। कितना हो गया, 94%, 6% इसके पास बचे। 6% में इसका घर नहीं चलने वाला है ना।
ये क्या किया, मनी लेंडर से जाके कर्ज ले लिया। ठीक है, अगले साल मान लो उतनी खेती नहीं हुई है जितनी हुई, होता है ना, प्रोडक्शन कम हुआ, तो अभी भी तो 91% देना है, 91% देगा। इसको पैसों में समझ के चलना। मान लो पिछले बार तुम खेती किए 10,000, मतलब उसको बेचोगे 10,000 मिला, 10,000 में 9,100 वो ले लिया, ठीक है, 200 ले लिया, ये बच गया 700। 700 में तुम्हारा घर नहीं चल रहा तो तुमने कर्ज लिया, कर्ज लिया मनी लेंडर से। फिर अगले साल तुमने खेती की ना, तो इस बार 9,000 मिला उस खेती का। अब 9,000 मिला, 9,000 का फिर 91% तो नहीं लेगा ना, वो तो 10,000 के हिसाब से लगभग 91% लेगा। ठीक है, या चलो 9,000 के भी हिसाब से मान लो, तो कर्ज तो अब दे नहीं पाएगा ये मनी लेंडर को। तो मनी लेंडर क्या कर सकता है, या तो घर छीनेगा या तो जमीन छीनेगा। जमीन तो किसान की है ही नहीं, वो तो जमींदार की है। समझ पा रहे हो, इस वजह से किसान परेशान हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है ना, खेती में आपको कुछ इनपुट्स भी लगाना होता है, जैसे मैन्योर हो गया, उस टाइम तो फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं थे, तो मैन्योर वगैरह ये सब डालना होगा ना, उस सब का भी तो खर्चा है, हल का है, पानी चलाने का खर्चा है, सब चीज का तो खर्चा है। उस खर्चे के लिए भी कितने लोग, किसान लोग क्या लेते थे, कर्ज लेते थे, बाद में कर्ज नहीं चुका पाते थे, मनी लेंडर बोलता था मैं जमीन छीन लूंगा। तो फिर होता था कि नहीं, तुम जमीन तो छीन नहीं सकते, तुम्हारी तो जमीन नहीं, जमीन तो जमींदार की है। तो क्या करो भाई, पीजेंट को घर से भगाओ, उसके सामान को ले जाओ। तो परेशान यहाँ कौन हो रहा है, किसान। अब देखो, अभी जमींदारी ही सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वो भी काम देगा इसमें। इसको, अच्छा, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको बोला जाता है जमींदार को इंटरमीडियरीज। अब ये इंटरमीडियरीज क्या है, इंटरमीडियरीज वो हैं जो बीच में, बीच में कौन है, जैसे ये ब्रिटिशर है, इधर पीजेंट है, बीच में है इंटरमीडियरीज यानी ब्रिटिश जमींदार। ठीक है, तो क्या होता था ना, कभी कभी जमींदार बढ़ जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। 91% ब्रिटिश को जा रहा है, मेरे को मान लो पोस्टिंग मिल गई कहीं और जमींदारी की, तो मेरे घर से वो 100 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर है। उस टाइम उतना ट्रेन व्रेन नहीं था, समझे। तो मैंने क्या किया ना, मैं अपने घर पे हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे भेजा गया उस डिस्ट्रिक्ट पर मैंने एक जमींदार को रख लिया कि तुम टैक्स कलेक्ट करके मुझको दोगे, मैं ब्रिटिशर को दे दूंगा। तो इसको भी तो 2% 3% चाहिए, तो इसको बोलते हैं एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है ना, यानी वो खुद एब्सेंट है, वहां किसी और लैंडलॉर्ड को इसने, जमींदार ने अपने आप नियुक्त कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होते जा रहा है ना, ब्रिटिशर को तो जो मिलना चाहिए मिल रहा है, लेकिन ये सबसे पहला सिस्टम यही शुरू हुआ था जमींदारी, और ये पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स में। तो अब यहाँ ब्रिटिशर को समझ नहीं आ रहा है, यार किसान क्यों परेशान है, किसान को तो 9% मिल ही रहा है, तो वो परेशान क्यों है। उसको नहीं पता कि अंदर ही अंदर जो ये जमींदार थे, वो 3% 2% रखते जा रहे हैं, और अपने साथ साथ दो चार और लाइन में लगा दिए हैं वो। अब मान लो जिस जमींदार को मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में रखा है, वो अपने नीचे एक दो रख ले, कि मेरे को घर से निकलना ही ना पड़े, ये जाके टैक्स कलेक्ट करके ले आएगा, 1% ये रख लेगा। तो किसान के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है, 91 उसे दे दिया, 3% जो मेन जमींदार है उसको जाएगा, यहाँ पे जो नियुक्त है जमींदार वो 2% ले ले रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, और मनी लेंडर का कर्ज भी चुकाना है। ठीक है, तो इससे परेशान है। चलो दूसरा सिस्टम चलते हैं। दूसरा सिस्टम था महलवारी सिस्टम। महलवारी, पंजाब में ये सब एरिया में महल को पंचायत बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि जमींदारी में वो जो बहुत सारे जमींदार आ जा रहे हैं ना, ये ब्रिटिशर्स को पता लग गया, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा पंचायत के पास जाएंगे, गांव का पंचायत होगा, उससे डायरेक्ट क्या करेंगे हम, देखो ये पंचायत हो गया, यहाँ पीजेंट हो गया, पीजेंट अपना सारा दे देंगे महल में यानी पंचायत में, और पंचायत से क्या करेंगे ब्रिटिशर्स, ये रहे ब्रिटिशर्स, ये टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। ये एक तरीका हुआ। तीसरा तरीका था रोतवारी। तो पर्शियन में रोत को हम किसान बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश का सिपाही जाएगा डंडा वंडा लेके, सीधा पीजेंट के पास जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर लेगा। समझ आया। ठीक है, ये कहानी है टोटल इंडिया की। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थे। अब बात समझो, बहुत जगह पे क्या था। अब चलो अब एक एक करके पहले समझते। तो जहां पे भी लैंडलॉर्ड देख रहे हो तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लैंडलॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संथाल रेबिलियन। फर्स्ट, सिद्धू मुर्मू लीडर, कुन्हू मुर्मू। क्या है, टैक्सेस ज्यादा है। ठीक है, जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मनी लेंडर्स कर रहे हैं, और लैंड उनका छीनता जा रहा है। ठीक है,
यहाँ से शुरुआत हुई और उन्होंने ट्रेडिशनल वेपन्स यानी एरो, बो होता है ना, तीर वगैरह, ये सब का यूज करके उन्होंने लड़ाई की। बाद में इसको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है, और इसको पहला ट्राइबल पीजेंट रिवॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मराठा अपराइजिंग, ठीक है, पूना और अहमदनगर में हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, मनी लेंडर परेशान कर रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने पहले क्या किया था ना, इंटरेस्टिंग कहानी है, मनी लेंडर परेशान कर ही रहा है और जो वहाँ के जमींदार होंगे या जो भी हेड होंगे वो परेशान कर ही रहे हैं, टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं। इन्होंने कुछ मतलब जो भी मनी लेंडर उस गांव में रह रहा है ना, उससे बातचीत ही करना बंद, उसको खाना देना बंद, अगर वहाँ कोई धोबी कपड़ा पीछने जा रहा है वो बंद, उसको राशन देना बंद, कुछ नहीं करना है, पूरी तरीके से बॉयकट कर दिया था, ठीक है। और मनी लेंडर्स के घर में घुस घुस के उन्होंने जो भी डेट बॉन्ड्स बना रखे थे उन सबको जला दिया, ठीक है। बाद में ये रिलीफ एक्ट हुआ, उनको कुछ रियायतें दी गई। नेक्स्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह, बहुत बार सुन चुके हो। महात्मा गांधी, अदर लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है ना, 3 कठिया सिस्टम, जैसे 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, जो बिहार वाले होंगे उनको तो पता होगा, 1 बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा। 1 कट्ठा में जहां तक मुझे याद है, क्योंकि अब हर जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है, तो शायद 1281 स्क्वायर फीट होता है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो पहले यहां समझो, 1 बीघा में कितना है, 20 कट्ठा, तो आपको 3 कट्ठे में क्या उगाना है, 3 कट्ठे में आपको इंडिगो उगाना है, ठीक है। वहां के लोग परेशान है, इंडिगो उगाने से जमीन भी अनफर्टाइल, मतलब फर्टिलिटी वो अपनी खो रही थी, ऊपर से उस इंडिगो का दाम ज्यादा नहीं मिलता था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ था ना, जर्मन डाई आ गया था, तो अब इंडिगो का डिमांड घटने लगा, लेकिन ये लोग तो खेती कर रहे हैं, तो उनके पैसे नहीं दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो इस वजह से ये परेशान थे, ठीक है। तो डिमांड क्या हुआ कि ये जो इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है फोर्सफुली हो रहा है, ये नहीं कि हमारी इच्छा है, भाई हम तो गेहूं चावल उगाएंगे अपने परिवार को खिलाएंगे, हम इंडिगो क्यों उगाए, जबरदस्ती कि आपको कम से कम 3 कट्ठा में ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो बाद में गांधी जी आए और ये सिस्टम क्या हुआ, एबॉलिश हुआ। जो गांधी जी का केक जो बोलते हैं हम, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों में इनको जीत मिली थी, ठीक है, तो केक के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आ गया हमारा खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्रॉप फेलियर हुआ और टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो डिमांड ये की गई कि लैंड रेवेन्यू है उसको सस्पेंड किया जाए, किसान तो दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसको सस्पेंड किया गया, ठीक है। इसी में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, नहीं नहीं इसमें नहीं दी थी, बरदोली सत्याग्रह में शायद दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, मोपला रिबिलियन। अब इसमें क्या है, मालाबार और केरला में हुआ, ठीक है, मालाबार मतलब रीजन है, केरला में हुआ था। इसमें क्या है, मुस्लिम टेनेंट फार्मर्स, यानी यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ जो फार्मर है वो मेजॉरिटी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, और जो लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, वो क्या है, हिंदू है, ठीक है। अब ये अपनी बदमाशी कर रहे हैं, जो मुस्लिम फार्मर होगा वो ज्यादा टैक्स देगा, ठीक है, और जो हिंदू है उसको थोड़ा रियायत ये दे देते थे, पहला ये प्रॉब्लम था। दूसरा क्या था ना, उस टाइम पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको बहुत तरीके का लॉस हुआ था, जैसे पहले क्या था, पर्शियन या उर्दू, ये सब बहुत सारे जो मुगल कोर्स थे यहाँ चलते थे, तो इनको बहुत सारा इनकम, इनके इनके सॉरी इनके इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। अब तो सब खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए, तो अब इनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं बच गया, ठीक है, एग्रीकल्चर करना है, जो छोटे मोटे काम उस टाइम चल रहे थे वही बच गया है, तो इसीलिए भी ये लोग परेशान थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई रेंट्स था, एविक्शन फोर्सफुली था, लैंड इनसिक्योरिटी था, ठीक है, तो रिबिलियन हुआ था, बहुत मारकाट हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे यही जो हिंदू क्या नाम है, जैनमी लैंडलॉर्ड थे उनको मारा था, बाद में ब्रिटिशर ने इसको सप्रेस किया। नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट। तेभागा का मतलब है 2/3 शेयर। देखो पहले समझो इसमें हुआ क्या था, 1/2, यानी जो किसान है, पीजेंट, फार्मर में लिखूंगा, ठीक है ना, फार्मर जो है वो आधा रखेगा, आधा जो उसका मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो रखेगा, ठीक है। अब क्या हुआ,
ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2। तो ये लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। यहाँ बहुत मतलब ये धीरे धीरे मूवमेंट का ये लोग बोलने लगे कि हम ज़्यादा शेयर रखेंगे, जो किसान थे वो ज़्यादा बोलने लगे कि हम ज़्यादा शेयर्स रखेंगे। तो यहाँ पे बंगाल में जोतदार्स होते हैं, जैसे कैसे जमींदार साहब बोल रहे हो, वैसे वहाँ जोतदार्स थे, वो काफ़ी पावर में रहते थे, उन्हीं को सारे राइट्स मिले हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, ये लोग किसान लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो उन लोगों ने प्रोड्यूस हाफ देने से मना कर दिया। तो ये लोग घर वर भेजवा के उसको उठवा लिए, और मतलब होता है ना, उसके अनाज को सील कर लिए, एफआईआर वगैरह करा दिए। अब इससे क्या हो गया, मामला बड़ा तूल पकड़ लिया। इनफैक्ट पुलिस वुलिस आ गई, 119 राउंड गोलियां भी चली, ठीक है। 22 जो प्रोटेस्टर्स थे वो मरे, उसमें शायद 2 वुमेन थी वो मर गई। तो ये बहुत मतलब बवाल हो गया। तो बाद में क्या हुआ, इनका डिमांड क्या था कि फार्मर का अब डिमांड क्या है, 2/3 हम रखेंगे। एक हिस्सा कौन रखेगा, लैंडलॉर्ड रखेगा, 2 हिस्सा कौन रखेगा, किसान रखेगा। ये इनका डिमांड था, ठीक है। देखो यही थे जोतदास, और ये क्या है, इंटरमीडिएट मैंने वहां समझा दिया है, ठीक है ना, जमींदार वाले में। तो इंटरमीडिएट कभी कभी बढ़ जाते थे, और बढ़ जा रहे हैं तो सबको तुम टैक्स देते जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ बच ही नहीं रहा, ठीक है। एरिया ये सारे थे, ठीक है। बाद में टीनेंट्स के राइट्स बने, अबाउट 40% शेयर क्रॉपर्स ऑब्टेन तेभागा राइट्स, उनको तेभागा राइट्स मिला। चलिए, अभी भी मैं बताऊं ना, बोलना मुझे नहीं चाहिए, बट इन रियलिटी बहुत सारे गांव में जाओगे तो अभी भी यही चल रहा है, 1/2, आधा किसान का, आधा जो लैंडलॉर्ड है उनका, ठीक है, जहां पे भी ऐसे खेती चल रही। नेक्स्ट है तेलंगाना मूवमेंट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि तुम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो इसलिए मैं थोड़ा अजीब सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो पीजेंट मूवमेंट है, जहां पे भी पीजेंट मूवमेंट देखते हो वहां कम्युनिस्ट पार्टी जरूर तुम्हें दिखती है सपोर्ट करते हुए। कोई पार्टी आए ना आए, कांग्रेस आए नहीं आए, या अभी भी बीजेपी है, ये जो भी गवर्नमेंट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करेंगे। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी काफी नीचे चली गई है, लेकिन तुम जहां पे भी किसान का आंदोलन समझोगे, अगर उस टाइम या उस जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जरूर सपोर्ट करती है। क्यों, ये तुम्हें कमेंट में बताना है। सेकंड, हिंट दे देता हूं मैं, कम्युनिस्ट पार्टी किससे रिलेटेड है, मार्क्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए लिखा रहता है सीपीआई ब्रैकेट में एम फॉर मार्क्सिस्ट, ठीक है। चलो, एक हिंट ये दे दिया, मार्क्स। अब इसमें अगर तुम मार्क्स की थ्योरी अगर पढ़ रखे हो, जो मैंने पढ़ाई भी है, तो तुम समझ जाओगे कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहती क्या है, और वो क्यों किसानों का सपोर्ट करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना मूवमेंट में किसने सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, फ्यूडल ऑपरेशन खत्म करो, फोर्स लेबर बेटी जो है, ठीक है। अब देखो तेलंगाना मूवमेंट काफी खतरनाक था, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन याद रहेगा ना। पीजेंट को कम्युनिस्ट पार्टी क्यों सपोर्ट करती है, हिंट में मैंने बताया कि उनके पार्टी का नाम रहता है सीपीआई ब्रैकेट में एम। मार्क्स का अगर तुम्हें थ्योरी पता है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों कम्युनिस्ट पार्टी पीजेंट को सपोर्ट करती है। अब चलते हैं, तेलंगाना मूवमेंट काफी खतरनाक था। अब वहां पे भी वही सिस्टम चलता था, टैक्स लेने वाला लैंडलॉर्ड होंगे। देखो नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एरिया में लैंडलॉर्ड के नाम अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन सिस्टम ओवरऑल सब जगह वही है, टैक्स लेना, ब्रिटिशर को देना। अब यहां समझो, यहां 2 सिस्टम चलता था। एक चलता था खालसा, या उसको दीवानी भी कहते थे। तो ये सिस्टम बिल्कुल उसी के तरीके का था जिसको हम रोतवारी सिस्टम बोलते हैं। रोतवारी में क्या था भाई, सीधा ब्रिटिशर आएगा, टैक्स जो है वो किसान से लेगा और खुर्र हो जाएगा। दूसरा जो सिस्टम था उसका नाम था जागीरदारी, ठीक है। अब जागीरदारी क्या है, अब ये वही इंटरमीडियरी लैंडलॉर्ड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में, तेलंगाना वाले एरिया में वो निज़ाम वगैरह का जगह था। तो यहाँ पे जो अपर कास्ट थे, और यहाँ अपर कास्ट कौन थे, यहाँ पे जो अपर कास्ट में आते थे, अपर कास्ट सभी में होता है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा हिंदुइज्म में नहीं, मुस्लिम में भी जो टॉप पे होते हैं वो अपर कास्ट में आ गए। तो वहां पे जो थे वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब ये जो वेटी देख रहे हो ना, वेटी का मतलब क्या होता था,
फोर्स करना फैमिलीज को कि वो उनके खेतों में काम करेंगे, ठीक है, कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। और इवन ऐसा होता था ना, जनरेशन टू जनरेशन काम करना है, तुम्हारा बेटा हुआ वो करेगा, उसका बेटा हुआ वो भी करेगा, इसी को फ्यूडल सेटअप कहते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ के लोग हो गए परेशान। देखो यहाँ पे एक लिखा भी है, डेप्ट बॉन्डेज, भगेला, यानी वही कर्ज के जाल में फंस जाना। लोग हो गए परेशान और लोगों ने बना दी आर्मी। क्या बना दी? आर्मी। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। देखो जहाँ कहानी इंटरेस्टिंग है या इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर कहानी भी सुनाऊंगा। तो यहाँ के लोगों ने बनाई आर्मी, और आर्मी का नाम क्या था? रजाकार्स, ठीक है। अब ये जो आर्मी बनी रजाकार्स, ये क्या यूज कर रहे हैं? गुरिल्ला टैक्टिक्स, यानी छुप के मारना फिर गायब हो जाना, ठीक है। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स का ये यूज कर रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी पुलिस थी, देखो ये आज़ादी के पहले थोड़ा शुरू हुआ है और आज़ादी के बाद भी चला है, ठीक है ना, बड़ा लंबा टाइम चला। देखो एंडेड इन 1951, तो यहाँ फिर आर्मी बुलानी पड़ी, ठीक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 4000 किसान मरे, ठीक है। क्योंकि सब आर्मी बना रखे हैं, बार बार वो क्या कर रहे हैं, जो भी लैंडलॉर्ड होंगे उनको मार रहे हैं, पुलिस आ रही है उनको पकड़ रही है, उनको ठोक रही है, इस चक्कर में 4000 पीजेंट्स मरे। तो ये कहानी थी तेलंगाना मूवमेंट की। अब नेक्स्ट आ जाता है नक्सलबारी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो, ये मिटा दे रहा हूं, नोट कर ही लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तुम होशियार बच्चे हो। देखो इसमें क्या है, लीडर्स का नाम देख लिया। यहाँ पे क्या है कि अब देखो लो टाइम पीरियड क्या है, आज़ादी के बहुत बाद है। अब इसके लिए तुम्हें मेरे को एक पास्ट की कहानी सुनानी पड़ेगी, यानी आज़ादी के बाद जो कहानी चली वो। हमें क्या लाना है? लैंड रिफॉर्म। मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन तुम्हें कुछ याद रहता तो है नहीं। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर में इक्वालिटी लाना। एग्रीकल्चर में इक्वालिटी लाना क्यों है सर जी? क्योंकि एक तरफ था ब्रिटिशर, फिर थे जमींदार, फिर थे पीजेंट्स। ब्रिटिशर्स को छोड़ के चले गए, जमीन किसके पास चली गई? जमींदार्स की। पीजेंट्स को कुछ मिला नहीं, सारा जमीन तो, और देश के डेवलपमेंट के लिए बैंक्स बनाना है, रोड्स बनाना है, तो जमीन किससे ली जाएगी? जमींदार से। तो लैंड रिफॉर्म में दो चीजें की गई। फर्स्ट किया गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट्स को हटाओ, तो बीच में कौन है? जमींदार है, तो इनको हटाओ, तो डायरेक्ट इनसे जमीनें छीनी गई और किसको दे दी गई? पीजेंट्स को। पीजेंट्स बोलो, टीलर्स बोलो, जो उनके खेत में खेती करते थे, उनको जमीनें बांट दी गई। दूसरा लॉ बनाया गया, लॉ एक लैंड सीलिंग एक्ट, यानी जिसके पास 20 एकड़ से ज्यादा है, ठीक है, 20 या 30 एकड़ था, जो भी मेरे को याद नहीं है, 20 या 30 एकड़ से जिसके पास जमीन ज्यादा है वो हो जाएगी सरकार की, ठीक है। अब देखो इसमें भी ब्लफ खेला गया। पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो लैंड सीलिंग एक्ट है ना, ये कहाँ इंप्लीमेंट हुआ? शायद वेस्ट बंगाल और शायद केरला, यही दो जगह पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाया, बाद बाकी स्टेट्स में नहीं हुआ, ठीक है। ये जो 20 से एकड़। दूसरा चीज, मैं ऐसा बोलूं कि मेरे घर में है 60 एकड़ जमीन, ठीक है। क्या है? 60 एकड़ जमीन। तो 60 एकड़ जमीन है, तो मैं क्या करूंगा? मम्मी के, मामा के, भाई के बेटे के नाम पे 20 एकड़ जमीन कर दिया, और चाचा के बेटे के, फूआ के, मामा के लड़के को 20 एकड़ कर दिया, ठीक है। तो नाम पे तो हम तीनों के नाम पे अब हो गया 20-20 एकड़, ठीक है। अच्छा, मैंने किसी को साइकोलॉजिकली सोच के देखो, मैंने अपने ही किसी रिलेटिव को अगर 20 एकड़ जमीन दिया है और बोल रहा है उसमें तुम खेती करवाओ, 20% तुम रख लेना, बाद बाकी 80% मेरे को दे देना, और वो मान लो गरीब है, तो उन्हें कभी खराब लगेगा ये चीज? बोलेगा नहीं भाई, अपना ही भाई, इतना तो दिया, बैठे बैठे कम से कम मेरे को 20% तो मिल रहा है। समझ आ गई? दूसरा, इन्होंने लॉ का भी सहारा लिया, क्योंकि जितने भी है जिनके पास जमीन ज्यादा है उनके पास पैसा ज्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है। तो इन्होंने अब उस टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम एक एक्ट होता था जिसको बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी किसमें आता था? फंडामेंटल राइट में। और तुमको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, फंडामेंटल राइट पे कोई हाथ डालेगा तो तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
तो ये जितने भी लैंडलॉर्ड थे चले गए केस लड़ने कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी है, यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। बाद में तुम देखोगे कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी वाले राइट को एक नॉर्मल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से भगा दिया गया, निकाल दिया गया कि इनकी जमीनें छीनी जा सके। ठीक है। दूसरा एक और तरीका ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 20 की जगह अगर 30 एकड़ है ना, तो मान लो मेरे पास 40 एकड़ जमीन है। मान लो कोई आया, अब मेरे घर तक कौन आएगा? पुलिस आएगी। पुलिस को भाई 2 लाख रुपया दे दिया, उस जमाने का 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिया। पुलिस वाला क्या बोलेगा? नहीं, जो ये शिवा सर है ना, इनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है। पेपर पे तो बहुत कुछ चलता है ना, तो ये सारा चीज हुआ, समझ पा रहे? तो उसी तरीके से यहां पे भी क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म जो इंप्लीमेंटेशन होना था वो तो हो नहीं पाया। गवर्नमेंट ने फिर रूल क्या बनाया था कि अब से जो 60% जो होगा, जिससे खेती जो हुई उसका 60% किसके पास रहेगा? जिसने खेती की, फार्मर। 40% वो अपने लैंडलॉर्ड को क्या दे सकता है? टैक्स। देखो आजादी मिल चुकी है, लेकिन जमीन का जो मालिक होगा उसको कुछ तो दोगे ना, उसकी खेती कर रहे हो तो 40% उसको देना है। ये भी नहीं दे रहा था सब, ठीक है ना। ये भी जो लॉ बना, इसको भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। वहां के जो जमींदार होंगे या जोतदार होंगे वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड को सही तरीके से बांटो, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करो। ठीक है। जो हॉर्डेड ग्रेन्स है, मतलब उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता उसके लिए। ठीक है। तो बाद में मूवमेंट को सप्रेस किया गया और ये बिहार और आंध्र प्रदेश तक भी फैला था। ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट, गोली बंदूक। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, इनको आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आगे समझते हैं, पैटर्न अब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर का बदल गया। क्यों? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? या तो नेशनल डिमांड या इंटरनेशनल जो डिमांड है हम वो उगाएंगे, अगर हमारा खेत या क्लाइमेट उसको सपोर्ट कर रहा है। मान लो वीट का प्राइस मेरे को मिल रहा है 20 रुपए के जी, चावल का मिल रहा है 40 रुपए के जी, और चावल मेरे जहां मैं रहता हूँ वहां चावल उग सकता है, तो मैं चावल उगाऊंगा। क्यों? पैसा ज्यादा है। इसको बोलते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये होना शुरू हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स आए, प्रोडक्शन सबका बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन, बाहर से चीजें आने लगी, MNC सेटअप हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज बनी। तो जो रिच फार्मर्स थे एक बार में अपना सारा जो प्रोडक्शन होता था एक बार उनको बेच देते थे। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी बनी। मैकेनाइजेशन यानी बहुत सारे मशीन्स, इरिगेशन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, इनका यूज होना शुरू हुआ। नन फार्म एक्टिविटी शुरू हुई। इसी से एग्रीकल्चर से डेयरी बढ़ना शुरू हुआ। फिर डेयरी के आज देखते हो प्रोडक्ट्स इतने सारे आ गए हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हुए। अर्बन रूरल इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि खेती तो रूरल एरिया में हो रही है और अर्बन को खाना चाहिए, तो रूरल से अर्बन जाएगा। ठीक है। प्रोलेटराइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है ना, लेबर के भी डिमांड, क्योंकि अब धीरे धीरे सब पढ़ने लिखने लगे, तो अब लेबर जो है, लेबर उतना अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो भाई पैसा लेंगे। जो तुम 200 रुपया देते थे अब 500 रुपया दोगे तो करेंगे, नहीं बोलोगे तो जाओ, तुम्हारी खेती ऐसी पड़ी रहेगी। समझ आया? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? ट्रेडिशनल टाइज जो थे खत्म हुआ, लेबर जो था वो बढ़ा, फार्मर की न्यू आइडेंटिटी बनी। और लेकिन ज़्यादा फायदा हुआ अभी भी रिच फार्मर्स को, क्योंकि लैंड ज़्यादा था। लैंड ज़्यादा था, HYV सीड्स लगाया तो प्रोडक्शन ज़्यादा बना, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, पैसा ज़्यादा आया, पैसा ज़्यादा आया तो उन्होंने मैकेनाइजेशन शुरू किया। भाई उनको बैंक आराम से लोन दे देते हैं, और मनी है, ट्रैक्टर्स खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया। अब जो जो छोटे छोटे किसान हैं वो तो हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते, तो छोटे किसान से भी ये कमा रहे हैं। अपने खेत में तो यूज़ कर ही रहे हैं, दूसरे के भी खेत में भेज दे रहे हैं, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। ट्रैक्टर इनके पास है, अपने खेत में चलवा ही रहे हैं, दूसरे के भी खेत से चलवा के पैसा ले रहे हैं। समझ आया? तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। समझ आया? और देखो छोटे किसान के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, मान लो उसने खेती की, ऐसा मान के चलो साल में एक ही खेती की। ठीक है। एग्जाम्पल बस समझाने के लिए कि तुम्हें जल्दी समझ आ जाए। तो उसने खेती की, मान लो उसको जो भी खेती कटनी हुई उसको सेल किया, उसको मिला 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए ना बैंक अकाउंट में नहीं डालता है, वो अपने पास रखता है। अब उस 1 लाख रुपए को क्या करता है, अलग अलग जैसे अनाज जो खरीदना है वो खरीद लिया, और भी राशन वाशन, कुछ कैश रखेगा, बच्चे का फीस एक बार में भर देगा। क्योंकि फार्मर भी क्या आ जाता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड में, एक तरीके का बिजनेसमैन ही होता है, छोटा ही बोलो लेकिन बिजनेसमैन है। ठीक है ना, उनका जो एक्टिविटी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। अब ये बैंक में रखेंगे 50 रुपया, तो बैंक इनको लोन कितना का देगी? 5 लाख का तो दे नहीं पाएगी। जैसा आप बैंक में पैसा मेंटेन रखते हैं उसी हिसाब से ना आपको लोन मिलेगा।
इसलिए छोटे किसान को लोन मिल नहीं पाता है, और ज़मीन पे वो लोन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर खेती खराब हुई तो उनका ज़मीन छिन जाएगा, ये डर रहता है उनको। तो छोटे फार्मर्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं और आज भी हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बताने लायक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अरे यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, कंटेम्प्टरी यानी अभी अभी के टाइम पीरियड में क्या क्या उनका डिमांड है। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलने चाहिए उनको, सब्सिडीज मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम पैसे पे मिलना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन करना है, ये करना है, वो करना है, इरिगेशन सपोर्ट मिलना चाहिए। लोन वेवर्स, लोन को माफ़ किया जाए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हमारा जो खेती हो रहा है उसका सप्लाई अचानक ज़्यादा हो जाए तो प्राइस तो घट जाएगा, तो हमें तो घाटा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे खरीद लेगी। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स भी चले अलग अलग टाइम पीरियड में। रीज़न क्या है, अभी भी वो लैंड एक्विजिशन से परेशान है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए, यहाँ से ये सड़क निकलेगी, हाईवे निकलेगा, ज़मीन बेच दो, ठीक है, ये सब, या इंडस्ट्री ज़मीन खरीदना चाह रही है तो किसान का ही ज़मीन छीनती है, ठीक है, या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के नाम पे उनके ज़मीन छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण रहे हैं। और देखो, पढ़ाने लायक अभी भी सही में बहुत कंटेंट है, मतलब आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ो, उतना भी तुम पढ़ लो वही बहुत है। क्योंकि अधिकतर इवनिंग को बच्चे को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, वो लास्ट मिनट में तो पढ़ते हैं, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो आप मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड गुड नाइट। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाय।